डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ सी प्लांट के अंदर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म पार्ट 2 के अंदर एंजियोस्पर्म के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अच्छे से पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म का व्हाट आर एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म होते क्या हैं, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कौन सी जगह ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुए, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम क्या था। उसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक, यानी एंजियोस्पर्म जो हमने पढ़ लिया आगे पिछले चैप्टर में कि एंजियोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म का प्लेस और टाइम क्या था। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो एक ही सोर्स से डेवलप हुए या उनका सोर्स बहु होता है, या ये मोनोफाइलेटिक होते हैं या पॉलीफाइलेटिक होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कई सारे वैज्ञानिक जो हैं वो सब अपने उनका अपना मत है। कोई कहता है कि इसका एंजियोस्पर्म जो है वो एक ही सोर्स से हुए हैं, कई कहते हैं दूसरे सोर्स से हुए हैं। तो इनके उसको हम डिटेल में ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे वैज्ञानिक थे हटचिंसन 1959, कॉन्क्विस्ट 1981, थॉर्ने 1983 से 92 एंड तख्ताजिन 1987 से 97। इनके अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं एक ही सोर्स से डेवलप हुए मोनोफाइलेटिक है। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर मोनोकॉट और डाइकॉट जो होते हैं उनके दोनों के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उनका डेवलपमेंट भी सब सेम है। चाहे हम मोनोकॉट की बात करें, चाहे हम डाइकोटिलेटरल प्लांट्स की बात करें, दोनों के अंदर दोनों का जो पूरा परिवर्तन का जो प्रोसेस जो होता है वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। दोनों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रकार से एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये मोनोफाइलेटिक इनका ओरिजिन होता है। और मोनोकॉट्स जो थे वो ही उसी के तो इन दोनों समूह के अंदर इनमें हम देखते हैं कि एक बीजपत्री का द्विबीजपत्री के अंदर एक बीजपत्री जो होता है वो द्विबीज के बाद ही बने, यानी इनका ओरिजिन कैसा होगा, मोनोफाइलेटिक होता है। मोनोफाइलेटिक अकॉर्डिंग हटचिंसन और तख्ताजिन की ये थ्योरी थी। अकॉर्डिंग इसके हिसाब से कैम्पबेल भी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल मेम्फिसी रेनिकुलेसी में भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कुछ ऐसे उसमें तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर हम कैसे कुछ ऐसे लक्षण उनमें दोनों में पाए जाते हैं, फैमिली रेनिकुलेसी एंड निम्फेसी एंड बर्बेरिडेसी, जिनके अंदर ये बताते हैं, ये कैरेक्टर्स बताते हैं कि एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री से ही उत्पत्ति हुई है, यानी सोर्स जो होता है वो एक ही होता है उनके अकॉर्डिंग। और इसी प्रकार से एंगुलर और परसावर जो है इनके ये भी इनके अकॉर्डिंग भी यही बात है कि एंजियोस्पर्म जो है वो किससे डेवलप हुए, आपके एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से डेवलप हुए। और इनके इसके हिसाब से स्पॉर्ने जो है वो भी कहते हैं, स्पॉर्ने के अकॉर्डिंग एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री का अंडाशय में आवृत्तित होना और इसी तरह से फ्लोएम में सहकोशिकाओं की उपस्थिति और 4 गुरु बीजाणुधानी अधिकतर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनना एम्ब्रोसेक में और 8 केंद्रकों का पाया जाना, ये सभी पाया जाना और दूसरा नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का हासित होना, ये सभी ये बताते हैं कि एंजियोस्पर्म जो मतलब इनका सोर्स होता है वो मोनोफाइलेटिक है और एक बीजपत्री से जो बने हैं वो भी एक बीजपत्री से भी द्विबीजपत्री जो थे उनसे ही एक बीजपत्री का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी जो है ये हमारी बताती है कि एंजियोस्पर्म जो इसका ओरिजिन जो है वो मोनोफाइलेटिक होता है। एंगुलर है और इसी तरीके से कर्सिलाउ 1977, एंगलर 1892, चैम्बरलेन, इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म का ओरिजिन जो है वो पॉलीफाइलेटिक होता है, यानी ये अलग अलग सोर्स से डेवलप हुए। एंजियोस्पर्म के अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों जो होते हैं वो अलग अलग सोर्स से डेवलप हुए हैं। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के दोनों का बीजों का फल में निहित होना, विकास के द्वारा हम ये बात करने की इससे नहीं होता कि क्योंकि दोनों के अंदर जो है कि हम ये बता सकें कि एक बीजपत्री से द्विबीजपत्री का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से दोनों ही जो ग्रुप है
डाइकोटिलीडन ग्रुप है या मोनोकोटिलीडन ग्रुप है, दोनों का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो अपने आप में दोनों फ्री हैं, पादप स्वतंत्र रूप से होते हैं और अलग अलग दिशाओं से विकसित होते हैं। यानी दोनों ये जो सेकंड साइंटिस्ट है, रसूलुल्लाह है, एंगलर है, चैम्पियन है, ये सब मानते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों अपने आप में स्वतंत्र प्लांट हैं और दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। दोनों की सोर्स एक से नहीं है, जो जैसा कि ऊपर वाले थ्योरी में बताया गया है, यानी दोनों पॉलीफाइलेटिक होते हैं। इस प्रकार से इसी थ्योरी के कंटिन्यूशन में हम देखते हैं कि मेलविल क्या कहते हैं, मेलविल 1987 के अकॉर्डिंग और इनका जो एंजियोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, वो ये भी वही मानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो मोनोफाइलेटिक होते हैं और इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो ग्लासोप्टेरिडी से हुआ है। एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट किससे हुए, वो ग्लासोप्टेरिडी से उनका ओरिजिन हुआ है और इनके अकॉर्डिंग मोनोफाइलेटिक होने के लिए एक टैक्सा का दूसरे टैक्सा में उसी रैंक का हो, ये ऐसा होना जरूरी होता है। और इनके अकॉर्डिंग ग्लासोप्टेरिडी और एंजियोस्पर्म दोनों की जो रैंक जो होती है वो एक सब क्लास की होती है, अतः दोनों के अंदर एक प्रकार का जीनस लिनेज पाया जाता है जो एक रस्सी के समान होता है और उनमें कई सारे स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग पैचीफाइलेटिक मतलब रस्सियाँ जो है वो एक रस्सी के आकार हिसाब से है। एंजियोस्पर्म और ग्लासोप्टेरिडी दोनों जो है वो एक सब क्लास है और दोनों के अंदर एक जीनस लिनेज पाया जाता है और इस प्रकार से ये एक प्रकार का पॉलीफाइलेटिक पैचीफाइटिक जो रिलेशन कहलाता है। और इस प्रकार से ये अवधारणा बताती है कि वो ही अवधारणा यही है कि आजकल की इसी थ्योरी को माना गया है कि भाई ये एक प्रकार का किस प्रकार का रिलेशन है, पैचीफाइलेटिक होता है, यानी इसमें कई सारे स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक मोनोफाइलेटिक ओरिजिन इसका नहीं होता। अब हम जब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में हम उसका 5th पॉइंट पढ़ते हैं, हु वर द एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। जब हम एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर या पूर्वज कौन थे, तो इनके लिए भी इस मत को भी देने के लिए सबकी धारणाएं जो थी, सभी साइंटिस्ट की धारणाएं अलग अलग रही और इनके अकॉर्डिंग क्योंकि इसलिए रही क्योंकि सबका कोई भी एक फॉसिल एविडेंसेस जो होता है वो पूरी तरीके से उनके उपलब्ध हमको नहीं थे। इस प्रकार से एक एंसेस्टर कहा नहीं जा सकता, सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत दिए। उनके अकॉर्डिंग जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट थ्योरीज हम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरी होती है ड्यूअल थ्योरी, सेकंड है स्यूडोएंथल थ्योरी, फिर है एंथ्रोपोमॉर्फिक थ्योरी, नेक्स्ट होता है गोनोफिल कंसेप्ट एंड लास्ट है हेर्मिशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार से जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी जो होती है वो यूथेंथिल थ्योरी होती है। यूथेंथिल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी आर्बर एंड पार्कर ने 1907 में दी। इनके अकॉर्डिंग कार्पल जो है वास्तव में क्या होता है, अंडाशय जो है वो इट इज अ मॉडिफाइड मैगास्पोरोफिल जो है वो ही मॉडिफाइड होकर कार्पल का निर्माण करती है। और इनके अकॉर्डिंग आवटवीची की उत्पत्ति ये इसके हिसाब से ये है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो किससे डेवलप हुए हैं, जिम्नोस्पर्म से डेवलप हुए हैं। पहले जिम्नोस्पर्म आए होंगे और फिर जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का निर्माण होगा। और इस प्रकार से इन आवटवीजों की पुष्प की तुलना किससे की गई है, एक प्रकार के जब मतलब हमको पता है कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है और उसकी तुलना किससे की है, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर कोन्स जो होते हैं उनसे की गई है। इनके अकॉर्डिंग चारों ओर से स्पाइरल रूप से ओव्यूल्स और उसके अंदर ही शंकु के अंदर जो है ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स उपस्थित होते हैं। इनके अकॉर्डिंग यही सारी रचना जो थी वो बेनेटाइटल्स में भी उपस्थित थी। इस प्रकार से मैग्नोडियस जो है पादप जो है ये ऐसा देखा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म बने और जिम्नोस्पर्म में भी बेनेटाइटल्स जो होता है उसका सिमिलरिटी मैग्नोडियस से, तो मैग्नोडियस जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, तो इन दोनों में आपस में रिजेम्बलेंस होती है। और इस प्रकार से इनके अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एंजियोस्पर्म का ओरिजिन जिम्नोस्पर्म से होता है और इसलिए हम उनकी 3 क्लासेस को देखते हैं। इनमें कैसे रिजेम्बलेंस है, बेनेटाइटल्स
और बैनिटेटिस में देखते हैं, कैटोनियल्स में देखते हैं और साइकोडेल्स में देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग आवर्तबीजी मतलब ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से बने हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं बैनिटेटिस जो है उसके कुछ जो बिल्कुल विलुप्त जो सदस्य हो गए हैं, जैसे एग्जाम्पल है साइकोटोरोडिया, उसको एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर मानते हैं। उनमें एक लंबा रिसेप्टिकल पाया जाता है और ये ब्रैक्ट है और उस प्रकार से पोलन ग्रेन को पोलन ऑर्गन्स को को रखने वाली रचना, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल होती है, ओविलिफेरस स्केल्स होते हैं, इंटरसीमल स्केल्स होते हैं, ये सब चंगनांग उसमें पार्ट होते हैं। उनमें नग्न बीजांड भी शीर्षक उपस्थिति में होता है जैसा कि कार्पल में होता है। तो इसकी रिजेम्बलेंस बता दें कि बैनिटेटिस जो होता है वो कि उसके मेंबर्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म से रिजेम्बल करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम सेकंड में कैटोनियल्स में देखते हैं तो कैटोनियल्स को के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म जो है वो सीड फंड से ओरिजिनेट हुए हैं। तो उनके एंसेस्टर कौन से होंगे, वो सीड फंड होगा। और कैटोनियल्स का हैरिस ने 1932 में जुरासिक काल के अंदर इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। और ये दोनों इस समूह के जो पादप होते हैं वो ट्राइसिक के अंत में आए और क्रिटेशियस तक कंप्लीटली खत्म हो गए। इनमें जो लीफ होती है वो तने के स्थान पर शाखाओं पर लगती थी और पत्तियों के अंदर दो लीफलेट्स के ग्रुप जोड़े होते थे जिनमें शिराएं उपस्थित होती थी। और नर जननांग में इनमें 4 बीजाणुधानियां उपस्थित होती थी और वो संयुक्त होकर स्नेंजिया का निर्माण करते थे। और रैकेस पर जो बीजधारी रचनाएं जो थी, ओवल्स जैसी सीड जैसी रचना जो थी वो रैकेस पर प्रेजेंट होती थी। और इस प्रकार से जिन पर 2 भी क्यूपुल्स पाए जाते थे। इस प्रकार से कैटोनियल्स के क्यूपुल को एक अंडप के समक्ष माना गया। यानी इसी तरह से क्या होना था, हम देखते हैं कि सीड फंड जो है उनके एंसेस्टर होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब हम साइकोडेल्स की बात करते हैं तो स्पॉर्ने के अकॉर्डिंग जो टेरिडोस्पर्म जो है वो इनके एंसेस्टर्स होते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जब हम साइकोडेल्स और एंजियोस्पर्म के बीच में सिमिलरिटीज को देखते हैं तो देखते हैं कि साइकोडेल्स जो होता है वो भी पाम प्रकृति का होता है। इनमें भी मेगास्पोरोफिल पर ओव्यूल्स का लगना और मेगास्पोरोफिल की कुछ जो एडवांस जाती हैं जैसे साइकस है, उनमें जो मेगास्पोरोफिल का जो बिल का लीफी पोर्शन जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इस प्रकार से यह पूरा ये तरीके से मानना कि साइकोडेल से ही एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, ये बिल्कुल हम ऐसा मतलब डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए, किंतु साइकोडेल्स और एंजियोस्पर्म में समानता के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो टेरिडोस्पर्म से हुए। इस प्रकार से जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो यूथेन थ्योरी में बैनिटेटिस, साइकोडेल्स और साइकोडेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है सीडोएंथल थ्योरी। सीडोएंथल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को के अकॉर्डिंग जब जो शुरुआती जो क्रिटेशियस टाइम था उसमें फॉसिल्स प्राप्त हुए थे और जो अब जो एंजियोस्पर्म मिलता है उनसे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अतः साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दोनों समूह जो होता है दोनों के अंदर प्रो एंजियोस्पर्म का समान प्रो एंजियोस्पर्म से ही प्रो एंजियोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म मतलब प्रो एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स रहे होंगे। और इस प्रकार इसको नीटेल से ज़्यादा वो मिलती है कि नीटेल जो है वो एक जिम्नोस्पर्म का एक सदस्य है और नीटेल्स की जो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है और जिम्नोस्पर्म के बावजूद उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। इस प्रकार से ये काफ़ी गुण जो होता है वो एंजियोस्पर्म को समझने में निकल जाता है। इनमें भी स्थिरधाराएं नहीं पाई जाती। मादा युग्मक उद्भिद में भी इसमें फ्री न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं और इसमें ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक द्विबीजपत्री पादपों के समान इसमें पर्ण भी मिलते हैं और इसके अंदर मैग्नोलिया के शोई जो कि परागित पुष्प जो होते हैं वो सीडोएंथा के समान होते हैं और जो कि रूपांतरित शाखा पर एक लिंगी पुष्पों से मिलते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है इसका जो ओरिजिन जो है वो नीटेल से हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म इसकी एंथोक्रोम थ्योरी दी गई। एंथोक्रोम थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म जो है वो न्यूमेरिकली दी थी और इनका ओरिजिन जो होता है वो
पॉलीफाइलेटिक होता है। पॉलीफाइलेटिक होता है, पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म जो द्विबीजपत्री जो होते हैं वो डिराइव्ड रूपांतरित न्यूरोएक्सियल तंतु या एंथोक्रोम से इनकी उत्पत्ति होती है, जो कि और ये एंथोक्रोम जो है वो निटॉप्सिडा से पायरेल्स के द्वारा हुई है। इस प्रकार से इसमें ऐसा माना जाता है कि एंथोड जो है वो एक प्रकार का मॉडिफाइड पुष्प की जैसी रचना होती है। और इस प्रकार से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोनोफिल कंसेप्ट, जिसको मेलविल ने दिया था, और इनके अकॉर्डिंग क्लास ऑफ टेरिडी जो होता है उससे ही एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, और मेलविल ने जो थ्योरी दी थी वो थी 1968 से 83 में। और इस प्रकार से नेक्स्ट आता है, यानी गोनोफिल से ही डिराइव्ड हुए हैं एंजियोस्पर्म। उसके बाद लास्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म के जो एंसेस्टर्स थे वो शॉर्ट विद राइजोम्स होते हैं। उनके इसके हिसाब से एंजियोस्पर्म जो है वो जो बहुवर्षीय वो ट्रीज नहीं थे, वो कैसे थे, पेरिनियल शॉर्ट विद राइजोम होते हैं, जिनमें रेटिकुलर कनेक्शन होता है, नीचे कंपाउंड लीफ होती हैं, वेसल्स और ट्रेकिड्स पाई जाती हैं, और उन वेसल्स और ट्रेकिड्स के ऊपर भी बॉर्डेड पिट उपस्थित थे। इस प्रकार से, और उनमें रेसिमोस और साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता था, अंडक जो होते थे वो मुक्त होते थे, और उनमें भी बायोटेगमिक जो होता है वो ओव्यूल्स पाए जाते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये सभी इसी बात पर सहमत होते हैं सारे साइंटिस्ट की जीवित समूह निटॉप्सिडा जो है वो एंजियोस्पर्म के बहुत अधिक करीब होता है, परंतु जीवाश्म समूह में बेनेटाइटिस एंजियोस्पर्म के नजदीक है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म को निटॉप्सिडा और बेनेटाइटिस के बीच में के बीच जीनस लिनेज के रूप में माना जाता है। और ट्रायसिक के अंत तक एंथोफाइटा समूह 2 भागों में विभाजित हो गया, और इस प्रकार से आवर्तबीजी वंश इन दोनों समूह के साथ मिलकर एक एंथोफाइट्स निर्मित करते हैं, और ये समूह ट्रायसिक से लेके जुरासिक तक रहा, और एंजियोस्पर्म के अधरी भाग से एंजियोफाइट्स तो विलुप्त हो गए और शीर्ष पर एंजियोफाइट जीवित में विभक्त हो गए। तो इस प्रकार से जब हम एंजियोस्पर्म की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम इनके 5 क्वेश्चंस को इजीली पढ़ते हैं। थैंक यू।